नमस्कार साथियों। तो आज हम एक नया अध्याय स्टार्ट करने जा रहे हैं, इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब क्या होता है बेटा? तो इकोलॉजी का मतलब ये हो गया कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम जीव और वातावरण के मध्य परस्पर होने वाली अभिक्रियाओं क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं इकोलॉजी। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो वातावरण के साथ कैसा व्यवहार दर्शाता है उसके बारे में स्टडी करना क्या है, इकोलॉजी होता है। तो सबसे पहले मैं बात लिख देता हूँ ये कि जीव यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट के मध्य परस्पर होने वाली अभिक्रियाओं का अध्ययन, या हम ये कह सकते हैं कि उन पर परस्पर संबंध का अध्ययन करना क्या कहलाती है, इकोलॉजी कहलाती है। होने वाली अभिक्रियाओं का अध्ययन। ठीक है, तो क्या कहलाता है भाई, इकोलॉजी कहलाता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जीव है जो अपना लाइफ साइकिल क्या करता हो, कंप्लीट करता हो वो, और उसका एनवायरनमेंट जो होगा उसके साथ उसकी स्टडी करना क्या कहलाता है बेटा, इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में लूँ तो जैसे कि अपघटन की क्रिया होगी, जैसे उत्पादक की क्रिया होगी, ऊर्जा फ्लो हो गया, ये सब किसके अंदर पढ़ेंगे बेटा, हम इकोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अपघटन यानी कोई भी कार्बनिक पदार्थ है, जटिल कार्बनिक पदार्थ है, वो मतलब पृथ्वी पर गिरा हुआ है तो उसे कौन अपघटनकारी, यानी कि वायवीय विषाणु जीवाणु, जो जीवाणु होते हैं, कवक जो होते हैं, वो उनका क्या करते हैं, अपघटन करते हैं। अपघटन करके क्या बनाते हैं, सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ते हैं, यानी कि खनिज में बदल देते हैं, और ये खनिज पादप पुनः क्या करते हैं, अपने जड़ों से अवशोषित कर लेते हैं। तो ये सारी क्रियाएं जो हो रही है वो किसके अंदर पढ़ रहे हैं, इकोलॉजी के अंदर पढ़ रहे हैं कि वातावरण के साथ किस तरह से व्यवहार दर्शाते हैं। यानी कि एक जीव दूसरे पर किस तरह से डिपेंड है, कौन सा जीव क्या खाता है, किस तरह से एक दूसरे पर मतलब ऊर्जा का फ्लो होता है। ऊर्जा फ्लो मतलब कि एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा कितनी पहुंचती है, 10% ऊर्जा पहुंचती है। ठीक है, ये सब बातें किसके अंदर करेंगे, हम इकोलॉजी के अंदर करेंगे। अब इकोलॉजी को दो पार्ट्स के अंदर बांट दिया गया। उससे पहले अगर मैं बात करूं कि इकोलॉजी जो शब्द है वो हैकल ने दिया था भाई, हैकल ने इकोलॉजी शब्द दिया था, ई हैकल ने क्या दिया था, इकोलॉजी शब्द दिया था। और फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहा जाता है भाई, फादर ऑफ इकोलॉजी। फादर ऑफ इकोलॉजी जो थे वो थे कौन थे भाई, रेटर। कौन थे, रेटर को फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है भाई, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। कौन, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, जिन्होंने इंडियन इकोलॉजी का अध्ययन किया था। ठीक है, तो इन्हें क्या बोल दिया गया भाई, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी बोल दिया गया। इकोलॉजी का मतलब क्या हो गया बेटा कि कोई भी पारिस्थितिक तंत्रों का अध्ययन करना, मतलब कहाँ पर किस तरह से प्रजातियाँ पाई जाती हैं, कैसे वो अपना पोषण चक्रण पूरा करती है, ये सब बातें पढ़ना किस में पढ़ते हैं भाई, इकोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं। अब इकोलॉजी को दो पार्ट्स के अंदर बांट दिया गया। कितने पार्ट्स में बांटा भी हमने, इकोलॉजी को दो पार्ट्स में बांटा। एक को तो बोल दिया ओटेकोलॉजी। ओटेकोलॉजी का मतलब क्या होता है, ओटेकोलॉजी का मतलब होता है किसी एक जाति या एक ही पॉपुलेशन का वातावरण के साथ अध्ययन, पॉपुलेशन का वातावरण के साथ अध्ययन, वातावरण के साथ अध्ययन। तो क्या किसके अंदर करेंगे भाई इसका अध्ययन, हम ओटेकोलॉजी के अंदर करेंगे। यानी कोई भी एक स्पीसीज है, एक जाति है या एक ही पॉपुलेशन है। यानी जैसे मैं मनुष्यों की बात करूँ तो मनुष्य कहाँ पर रहते हैं, मनुष्य क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ठीक है, ये सब बातें किसके अंदर करेंगे, ओटेकोलॉजी के अंदर करेंगे। ठीक है, नेचर के साथ क्या व्यवहार होता है, ऑक्सीजन लेते हैं सर, CO2 बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, अजैविक घटक हो गया, कौन, ऑक्सीजन अजैविक घटक है, उसको हम ग्रहण करते हैं। तो ये एक ही जाति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो क्या होगा, ओटेकोलॉजी होगा, यानी एक जाति। और पॉपुलेशन का मतलब होता है बेटा एक ही जाति के सदस्यों का समूह, एक जाति के सदस्यों का समूह। जैसे कि बहुत सारे मनुष्य हो गए, 100-200 मनुष्य हो गए, तो ये 100-200 मनुष्य किसका निर्माण करें, पॉपुलेशन का निर्माण करें। एक पॉपुलेशन होगी, क्या होगी, एक पॉपुलेशन होगी, एक समष्टि होगी, क्या होगी, एक समष्टि होगी। जैसे कि मैं बात करूं कि जैसे कि कहीं डॉग प्रजाति है, कुत्ते हैं,
ठीक है। इन सब का समूह क्या होगा, ये डॉग्स की पॉपुलेशन होगी, ठीक है। जैसे हम कुछ स्टडी, जैसे कि हम एबीओ ब्लड ग्रुप की बात की थी हमने जेनेटिक्स के अंदर, तो एबीओ ब्लड ग्रुप का जो स्टडी है वो पॉपुलेशन में किया जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति के अंदर तो सिर्फ 2 ही कारक होंगे, यानी कि 2 ही फैक्टर होंगे, है ना, या तो IA IB, IA IO, IB IO, ठीक है, या IA IB, तीनों एक साथ नहीं पाए जाएंगे। तो इस एबीओ ब्लड ग्रुप का फिर पता कैसे चलेगा, तो हम पॉपुलेशन में अध्ययन करते हैं, यानी कि एक मनुष्य की अध्ययन नहीं करते बल्कि सारे मनुष्यों का अध्ययन करते हैं, तो उसे कहते हैं पॉपुलेशन, ठीक है। दूसरा हम साइनिकोलॉजी में बांटते हैं, दूसरा शब्द क्या आएगा, साइनिकोलॉजी। साइन इकोलॉजी का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर हम भिन्न भिन्न जातियों या कम्युनिटी का वातावरण के साथ क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो कम्युनिटी के अंदर यानी भिन्न भिन्न जातियों का अध्ययन करेंगे, किसके साथ, वातावरण के साथ अध्ययन करेंगे। कम्युनिटी का मतलब क्या होगा भाई, भिन्न भिन्न जातियों का समूह मिलकर क्या बनाता है, कम्युनिटी बनाता है, यानी समुदाय बनाता है, जिसके अंदर मान लो कि मनुष्य भी आ गए, काऊ भी आ गई, ठीक है, डॉग भी आ गए, ठीक है, कैट भी आ गई, ठीक है, और ग्रास वगैरह, प्लांट वगैरह सब कुछ बीच, मतलब 3-4 जातियाँ एक साथ ले ली, तो ये क्या मिलाएंगी बेटा, कम्युनिटी बनाएगी। जैसे कि हम एक समुद्र की बात करें, या फिर मान लो हम एक पॉन्ड की बात करें, पॉन्ड के अंदर मछलियाँ होती है सर, हाँ जी, और पादप पलवक होते हैं सर, हाँ जी, ठीक है, ये सब इनके एक साथ अध्ययन करना क्या कहलाएगा बेटा, हमारा ये साइनिकोलॉजी कहलाएगा, ठीक है, साइनिकोलॉजी कहलाएगा। अब मान लो हम किसी वन की बात कर रहे हैं, वन के अंदर एक जाति तो पाई नहीं जाती, कई प्रकार की जातियाँ पाई जाती हैं, वन्य जीव होते हैं, ठीक है, वन के अंदर बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, प्लांट्स पाए जाते हैं, प्लांट की भी तीनों स्तर मौजूद होते हैं, उसके अंदर कौन कौन सा, ग्रास भी होती है उसके अंदर, ठीक है, श्रब्स भी होते हैं, ठीक है, और उसके अंदर सर ट्रीज भी होते हैं, यानी तीनों प्रकार की 3-4 प्रकार की जातियाँ मिलकर एक पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। तो इस इकोसिस्टम को हम पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर हम 3-4 जातियों का एक साथ अध्ययन कर रहे हैं, तो क्या होगी, कम्युनिटी होगी, क्या हो गया, कम्युनिटी का अध्ययन कर रहे हैं। तो ये 2 शाखा, 2 ब्रांचेस के अंदर बांट दिया इकोलॉजी। अगर मैं एक ही जाति, एक ही स्पीसीज या एक ही पॉपुलेशन की बात करूँ तो वो ओटेंकोलॉजी के अंदर करूँगा, और अगर मैं भिन्न भिन्न जातियों का और भिन्न भिन्न कम्युनिटी की बात करूँगा तो वो मैं किस में बात करूँगा बेटा, कम्युनिटी के अंदर बात करूँगा, ठीक है। और अब हम बात करते हैं बेटा इकोसिस्टम की, किसकी बात करते हैं हम, इकोसिस्टम की बात करते हैं, ये इकोलॉजी होगी। तो अब इकोलॉजी को पढ़ने का तरीका क्या होगा, एक प्रकार से इकोलॉजी को पढ़ने का तरीका समझ रहे हैं, तो ये हो गया इकोसिस्टम, क्या हो गया, इकोसिस्टम बनाकर हम पढ़ेंगे, यानी कि पारितंत्र, क्या बनाकर पढ़ेंगे भाई, पारितंत्र बनाकर पढ़ेंगे, ठीक है। पारितंत्र क्या होता है, इस पर आता हूं मैं। पारितंत्र का जो सिद्धांत है वो टेंसले ने दिया था, किसने दिया था भाई, टेंसले ने दिया था। कब दिया था, 1935 के अंदर ये सिद्धांत दिया था, ठीक है। पारितंत्र का मतलब क्या है, जैविक घटक और अजैविक घटकों के मध्य परस्पर होने वाली अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं बेटा, हम इकोसिस्टम कहते हैं। हम किसको बोलेंगे, इकोसिस्टम किसे कहते हैं, बायोटिक यानी कि जैविक घटक, एंड एबायोटिक यानी कि अजैविक घटक के मध्य देखी जाने वाली समस्त अभिक्रियाओं को पारितंत्र कहते हैं, ठीक है। अब इकोसिस्टम क्या हो गया, पारितंत्र जो सिद्धांत है वो टेंसले ने दिया था भाई, 1935 के अंदर दिया था, ठीक है, 1935 के अंदर दिया। इसने क्या बताया कि जैविक घटक और अजैविक घटक के मध्य परस्पर क्या होती है, अभिक्रियाएं होती है, और इन अभिक्रियाओं को हम क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम बोलेंगे या पारितंत्र बोलेंगे। अब जैविक घटक कौन कौन से आ गए, जैसे प्लांट हो गए, जैसे कि हम हो गए, मनुष्य हो गए, एनिमल सेल्स हो गए, ठीक है, और अपघटनकारी यानी कि जीवाणु हो गए, ठीक है, और विषमपोषी जीवाणु वगैरह हो गए, और कवक हो गए, ठीक है, एक्टिनोमाइसिन हो गया, ठीक है, एक्टिनोमाइसिन हो गया, ये जो सब है ये किसके अंदर आएंगे बेटा, इकोसिस्टम के अंदर आएंगे, ठीक है। और क्योंकि वो अपघटन करेंगे, उनका काम क्या है, अपघटन करना। एक जगह पर बहुत सारी जातियां निवास करती हैं, एक स्थान पर अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार की होंगी। जैसे मैं क्षेत्र बदलूंगा कि वहाँ की जातियाँ, अब कंगारू हमारे क्षेत्र के अंदर तो नहीं पाया जाता, ठीक है, वो कहीं और पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अब कंगारू चूहा, ठीक है, मरुस्थलीय कंगारू, मरुस्थल के अंदर क्या पाया जाता है, कंगारू चूहा पाया जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो अलग अलग
मतलब स्थानों पर क्या होती है, भिन्नता आ जाती है भाई, जातियों के अंदर क्या आ जाती है, भिन्नता आ जाती है। वहाँ का रहन सहन क्या होता है, अलग अलग होता है, तो वातावरण के साथ वो अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। इन सब को पढ़ना क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। और ये अभिक्रियाएं क्या करते हैं आपस में, उसे कहते हैं इको सिस्टम। क्या कहते हैं, इको सिस्टम। एक इको सिस्टम में हम कई जातियों को पढ़ेंगे और ये जातियाँ अपने वातावरण के साथ कैसा व्यवहार दर्शाती हैं, क्या अभिक्रियाएं करती हैं, इसे कहेंगे हम इको सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, इसको हम इको सिस्टम बोलेंगे। यानी कि जैविक घटक तो ये हो गए, ठीक है। अब एक अजैविक घटक, यानी कि वहाँ पर वायु भी है, वहाँ पर जल भी है, ठीक है, वहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, खनिज तत्व, ये सब कुछ क्या है, अवायवीय, और सॉरी ये सब क्या है, अजैविक घटक हो गए। अब इन अजैविक घटकों का क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे। उत्पादक जो हमारे प्लांट्स वगैरह है, ट्रीज वगैरह है, वो क्या करते हैं, सौर ऊर्जा का यूज़ करते हैं और जल का यूज़ करते हैं, खनिज तत्वों का यूज़ करते हैं और बहुत सारी शर्कराओं का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण कर लेते हैं। फिर वो हम यानी कि उस प्लांट से हम क्या करते हैं, कोई भी प्रथम पोषक स्तर का आदमी, द्वितीय पोषक स्तर का आदमी, यानी कि प्रथम उपभोक्ता, जो प्रथम उपभोक्ता होगा वो उसे ग्रहण करेगा। यानी जो हर्बीवोरस होंगे, यानी जो हर्बीवोरस यानी कि शाकाहारी जो जीव होंगे वो इन्हें ग्रहण करेगा, ठीक है। फिर वो जो बनाने की प्रक्रिया हुई, पहले तो सौर ऊर्जा का यूज किया, उसने ग्लूकोज बनाया, ठीक है, और फिर उसके प्रथम उपभोक्ता ने ग्रहण किया, फिर द्वितीय ने किया, फिर तृतीय, फिर क्या हो रहा है, वापस अपघटनकारी आ गए। अपघटनकारियों ने उन्हें किस में बदल दिया भाई, वापस खनिज तत्वों में बदल दिया, पादप ने उसको अवशोषित कर लिया। ये सब कुछ ये क्या है, एक पारितंत्र के अंदर कार्य हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है, एक पारितंत्र के अंदर ये सब कार्य हो रहे हैं। तो इसे कहते हैं इको सिस्टम। क्या बोलेंगे हम, इको सिस्टम बोलेंगे। यानी जैविक घटक और अजैविक घटक मिलकर किसका निर्माण करते हैं, इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। यानी होने वाली समस्त अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। यानी कि जैसे प्लांट है, वो क्या कर रहा था भाई, अजैविक घटक, उसको क्या मिला, अजैविक घटक उसे मिला सौर ऊर्जा, उसे मिली कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, उसने उसको ग्रहण किया। ये जैविक घटक था, इस जैविक घटक ने उससे किस में बदल दिया भाई, शर्करा और ग्लूकोज वगैरह में बदल दिया। तो ये क्या हो गया, एक इकोसिस्टम हो गया। अब जो है इकोसिस्टम के बारे में कुछ लिख लेते हैं। इकोसिस्टम को हम नेचर की यूनिट बोलते हैं भाई। इकोसिस्टम यानी कि समस्त अभिक्रियाएं हो रही है, ये सब हो रही है, ये पूरे नेचर की क्या है कि यूनिट ही तो है। तो इसे नेचर या एनवायरनमेंट की क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, ये कैसा सिस्टम है भाई, ये ओपन सिस्टम है। कैसा है, ओपन सिस्टम है। किस संदर्भ में है ओपन सिस्टम, ये सौर ऊर्जा के संदर्भ में क्या है, ओपन सिस्टम है। सौर ऊर्जा के संदर्भ में क्या होता है भाई, ये ओपन सिस्टम होता है। और ये क्लोज भी होता है, क्लोज्ड सिस्टम भी होता है। किसके संदर्भ में होता है, ये पोषण चक्रण के संदर्भ में होता है। पोषण चक्रण के संदर्भ में क्या होता है, ये पोषण चक्रण के संदर्भ में कैसा सिस्टम है, ये क्लोज सिस्टम है। अब ओपन सिस्टम क्या हो गया, मान लो कोई भी पारितंत्र है, यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे ये लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर ये ग्रासेस है, ये सरब्स हैं, ठीक है, ये जो भी है, ठीक है। तो ये क्या करें, बाहर से सिर्फ क्या ले रहे हैं, बाहर से क्या ले रहे हैं, सौर ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं। बाहर से किसे लिया इस पारितंत्र ने, ये इतना मान लो कि कोई पारितंत्र है, इसने बाहर से क्या ग्रहण किया भाई, सौर ऊर्जा को ग्रहण किया। तो अब इसके लिए क्या है, ओपन है, इसके लिए क्या है, ये ओपन है। लेकिन पोषण चक्रण के लिए क्या होगा भाई, ये यहाँ से प्लांट, यहाँ से इसकी पत्ती नीचे गिर गई, यहाँ आ गई इसकी पत्ती आ गई नीचे, यहाँ पर कौन आएगा भाई, अपघटनकारी, यानी जीवाणु आ गए, ठीक है, और कवक वगैरह आ गए, वो इसको क्या करेंगे, अपघटित करके इसे खनिज तत्वों में बदल देंगे और ये खनिज तत्व यहाँ पर मतलब मृदा से मिल जाएंगे। तो ये इसकी जड़ें जो होगी वापस इसको क्या कर लेगी, अवशोषित कर लेगी। तो ये पूरा चक्र ऐसे चलता रहता है। तो इसके लिए क्या हो गया भाई, ये सिर्फ एक पारिस्थितिकी तंत्र में, यानी कि पारितंत्र के अंदर या इकोसिस्टम के अंदर ही है। सारा काम किस में हो रहा है, इकोसिस्टम के अंदर ही हो रहा है। तो इससे क्या बोल रहे हैं, इसके संदर्भ में क्या है, ये क्लोज सिस्टम है। लेकिन सौर ऊर्जा तो बाहर से लेनी पड़ रही है ना, इसीलिए क्या है, ये ओपन सिस्टम है। किसके संदर्भ में है भाई, सौर ऊर्जा के संदर्भ में कैसा सिस्टम है भाई, ये ओपन सिस्टम है। अब हम बेटा बात कर, अब जो इकोसिस्टम है भाई, वो भी कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 2 प्रकार के इकोसिस्टम पाए जाते हैं। एक तो होता है नेचुरल, क्या होता है भाई, नेचुरल इकोसिस्टम होता है जो कि प्राकृतिक, यानी जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ। दूसरा कौन सा हो गया बेटा, कृत्रिम हो जाएगा, जो कि हमने बना दिया भाई। कृत्रिम क्या बना दिया, हमने बनाया, वो कृत्रिम आर्टिफिशियल हो गया। अब जो नेचुरल होंगे, एक बात तो जो प्राकृतिक इकोसिस्टम है, ठीक है, वो या तो स्थल पर होंगे या फिर वो जल में होंगे। क्या होंगे, स्थल या जल, क्योंकि पृथ्वी जो हमारी जो पृथ्वी है उसके अंदर या तो जल है या स्थल है। तो कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के इकोसिस्टम हो गए। कौन कौन से भाई, या तो होगा स्थलीय,
या तो होगा स्थलीय यानी कि टेरेस्ट्रियल, या होगा एक्वेटिक यानी कि जलीय, या ऐसे कह सकते हैं एक्वेटिक। ठीक है, एक्वेटिक हो गया। अब जो एक्वेटिक है ये भी दो प्रकार का हो सकता है। कैसे? एक तो भाई पानी जो है वो रुका हुआ है, एक पानी क्या है, बहता हुआ पानी है। तो रुके हुए पानी के लिए तो हम क्या शब्द लेंगे, लेंटिक इकोसिस्टम। ठीक है, और जो बहता हुआ पानी है उसके लिए क्या लिख देंगे, लोटिक इकोसिस्टम। यानी जो बहते हुए पानी के अंदर जो एक पारितंत्र पाया जा रहा है उसे कहेंगे लोटिक, और जो रुके हुए पानी के अंदर पाया जा रहा है उसे कहेंगे लेंटिक। किसका मतलब हो गया कि रुका हुआ जल, रुका हुआ और बहता हुआ। ठीक है, जैसे कि समुद्र हो गए, नदियाँ हो गई, ठीक है, उनके अंदर तो बहता हुआ पानी है, तो उनके अंदर अगर मछलियाँ हैं, कुछ प्लांट तो है, कुछ भी मतलब कि उसमें जीवन है, यानी उसमें जीव पाए जा रहे हैं, वो अपना भोजन कर रहे हैं, पाचन वगैरह सब कुछ कर रहे हैं उसके अंदर, तो वो तो बहता हुआ लोटिक सिस्टम हो गया। लेंटिक के अंदर यानी रुका हुआ पॉन्ड्स वगैरह हो गए, उनके अंदर तो साइडों के अंदर क्या होते हैं, एल्गी भी उग जाती है, एल्गी भी आ जाती है ना, ठीक है, और कमोदरी जिसे बोलते हैं। ठीक है, छोटे छोटे मछलियाँ, मेंढक, सब कुछ पाया जाता है उसके अंदर। ठीक है, तो वो कैसा हो गया, लेंटिक इकोसिस्टम हो गया। ठीक है, अब इनके कुछ एग्जांपल्स की बात कर ले, तो एग्जांपल के अंदर मैं बात करूँ कि टेरेस्ट्रियल यानी स्थलीय के, एक तो क्या भाई फॉरेस्ट। फॉरेस्ट किस पर पाया जाता है भाई, स्थल पर ही पाया जाता है। तो फॉरेस्ट वन भी क्या है, इकोसिस्टम ही है। ठीक है, ग्रासलैंड, ग्रासलैंड अगर मैं बात करूँ ग्रासलैंड की, तो ग्रास के अंदर भी बहुत सारे जीव पाए जाते हैं ना, छोटे छोटे। ठीक है, और अगर मैं डेजर्ट की बात करूँ, डेजर्ट मतलब मरुस्थल, मरुस्थल भी एक प्रकार का क्या होगा, इकोसिस्टम के। मरुस्थल के अंदर अलग प्रकार के जीव पाए जाएंगे। फॉरेस्ट के अंदर क्या होंगे, बड़े बड़े प्लांट भी होंगे, छोटे छोटे प्लांट भी होंगे, सब प्रकार के प्लांट्स की प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, और डेजर्ट और ग्रासलैंड के छोटे जीव होंगे, यानी ग्रास होपर्स वगैरह होंगे। ठीक है, अब जो कृत्रिम है वो जो हमने बनाया, तो गार्डन कौन बनाता है भाई, गार्डन तो हम ही बनाते हैं, ये लो गार्डन लिख दिया। ठीक है, क्रॉप फील्ड यानी कि खेत, ठीक है, क्रॉप फील्ड, ठीक है, यानी कि एग्रो इकोसिस्टम, अब जो ये एग्रो इकोसिस्टम है वो मानव जनित सबसे बड़ा इकोसिस्टम है, सबसे बड़ा मानव जनित इकोसिस्टम। सबसे बड़ा मानव जनित इकोसिस्टम कौन सा है बेटा, ये कौन, एग्रो इकोसिस्टम। अब चलो ठीक है सर, ये तो हो गया रुके हुए जल और बहते हुए जल के बारे में। जल या तो शुद्ध जल होगा या लवणीय जल होगा। तो सर शुद्ध जल वाला पारितंत्र कौन होंगे भाई, पौंड होंगी, लेक्स होंगे और रिवर्स। इनके अंदर क्या होता है, पानी शुद्ध होता है, मीठा होता है, और इनके अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं। और कैसा हो सकता है भाई, और सर पानी जो है वो लवणीय हो सकता है, तो लवणीय जल, ठीक है, वाला पारितंत्र, लवणीय जल वाला पारितंत्र क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, वेटलैंड्स हो सकती हैं, और वेटलैंड्स के अलावा सी यानी समुंदर। ठीक है, तो ये हो गया भाई। अब इकोसिस्टम को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो नेचुरल, या भाई नेचुरल प्राकृतिक है, या फिर हमने बनाया है आर्टिफिशियल है। तो आर्टिफिशियल तो हमें पता है, गार्डन हम बनाते हैं, क्रॉप फील्ड हम उगाते हैं। एग्रो इकोसिस्टम, पूरा एग्रो इकोसिस्टम जो है वो मानव, सबसे बड़ा मानव जनित क्या है, इकोसिस्टम है। मानव ने सबसे बड़ा इकोसिस्टम बनाया है, वो है एग्रो इकोसिस्टम। ठीक है, अब नेचुरल, अब प्रकृति के अंदर देखो दो प्रकार का नेचर है, या तो समुद्रीय होगा, ठीक है, या जल वाला, मतलब या तो जल है या क्या है, स्थल है। धरती पर दो ही चीज़ है, या स्थल है या जल है। तो दो प्रकार का हो गया, एक तो स्थलीय हो गया, एक जलीय हो गया, यानी टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। अब जो एक्वेटिक है उसमें दो पर टाइप हो सकते हैं, एक लेंटिक और लोटिक। लेंटिक का मतलब रुका हुआ जल, लोटिक का मतलब बहता हुआ जल, और टेरेस्ट्रियल मतलब फॉरेस्ट वगैरह, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, अब जो हम बात करें, या जल कितने प्रकार का हो सकता है भाई, शुद्ध हो सकता है, लवणीय हो सकता है। तो शुद्ध जल वाला पारितंत्र जिसे हम लिम्नोलॉजी कहेंगे इसके अध्ययन को, कौन कौन से एग्जाम, पॉन्ड, लेक्स, रिवर्स। ठीक है, वेटलैंड्स एंड सी क्या है, लवणीय जल वाला पारितंत्र होते हैं।
ठीक है। अब इकोसिस्टम के हम लक्षणों की बात करेंगे भी, इकोसिस्टम के लक्षण क्या क्या होते हैं, यानी कि इकोसिस्टम। अब जो मेन बात आई है कि हम इकोसिस्टम के अंदर पढ़ते क्या हैं। अब हम लक्षणों की बात करें तो इकोसिस्टम के लक्षण या तो संरचनात्मक लक्षण और क्रियात्मक लक्षण, यानी कि इसकी संरचना कैसी होती है, और क्रियात्मक लक्षण की जैसे उत्पादकता होगी, ऊर्जा प्रवाह हो गया, अपघटन हो गया, पोषण चक्रण हो गया, यानी कि ये किस तरह से कार्य करते हैं, किससे क्रिया करते हैं, मतलब एक इकोसिस्टम किस प्रकार से कार्य करता है। इकोसिस्टम किस तरह से कार्य करता है, वो चरणों में कार्य करते हैं जिन्हें हम कह दिया, ये 4 चरण बता दिए मैंने। और स्ट्रेटिफिकेशन यानी स्त्रीकरण, ये संरचनात्मक लक्षण हो गया इकोसिस्टम का। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेटिफिकेशन की। तो स्ट्रेटिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ, मान लो ये मेरे पास क्या है, एक जंगल है, फॉरेस्ट है। इस फॉरेस्ट के अंदर क्या है, छोटी छोटी ग्रास है, छोटी छोटी सी ग्रास है, छोटी छोटी क्या है, ग्रास है। और इसके अंदर मान लो कुछ श्रब्स हैं, छोटी छोटी क्या है, श्रब्स हैं। और इसके अंदर बड़े बड़े प्लांट भी मौजूद हैं। इसके अंदर क्या है, बड़े बड़े प्लांट भी हैं। तो देखो, एक इकोसिस्टम है, कौन सा है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। ये कैसा इकोसिस्टम है, अभी एक वन है, एक जंगल है। जंगल के अंदर आपने देखा होगा छोटी छोटी ग्रास भी पाई जाती है, उसमें झाड़ियाँ वगैरह भी होती हैं, यानी श्रब्स होती हैं। उसके अंदर बड़े बड़े ट्रीज़ भी होते हैं। ठीक है, तीनों स्तर पाए जाते हैं। यानी कि ये देखो, इसके अंदर क्या हो गया, ये निचला स्तर हो गया। क्या हो गया, ये तीनों पादप जाती है ना, तीनों क्या पादप जाती है, लेकिन ये निचला स्तर है। क्या है, निचला स्तर है। ठीक है, ये वाला कैसा है, मध्य स्तर हो गया भाई, मध्य स्तर, बीच की स्थिति है, मध्य स्तर है। और ये वाला कैसा है, शीर्ष स्तर। कैसा है, स्थिर शीर्ष स्तर भी मौजूद है, यानी ट्रीज हो गया, जैसे सरब्स हो गई, ठीक है, और ग्रास। ये देखो, इस तरह से हमारा जो इकोसिस्टम है, यानी एक वन फॉरेस्ट का एग्जांपल ले रहा हूँ। इस फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है, इसके अंदर भी ग्रास भी है, इसके अंदर सरब्स भी है, इसके अंदर ट्रीज भी है। तो इस तरह से जो वन है उसके अंदर क्या पाया जाता है, स्त्रीकरण पाया जाता है। यानी कि इसकी जब हम इसे देखते हैं, इसकी स्ट्रक्चर इस वन की जो हम स्ट्रक्चर देखते हैं, तो हमें मिलता क्या है, उसके अंदर हमें छोटी छोटी ग्रास मिलती है, सर हमें झाड़ियाँ भी मिलती हैं, सर हमें बड़े बड़े ट्रीज भी मिलते हैं। यानी कि हमें प्लांट कि तीनों स्तर मिल रहे हैं। देखो, निचला स्तर भी मिलता है, मध्य स्तर भी मिलता है, और शीर्ष स्तर भी मिलता है। तो इस तरह से क्या होता है, ये स्त्रीकरण, यानी स्तर के अंदर बंटा हुआ, स्तर के अंदर क्या होता है, ये बंटा हुआ होता है। इसे कहते हैं स्त्रीकरण, स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। ये इकोसिस्टम का क्या है, स्ट्रेटिफिकेशन हो गया। ठीक है, और ठीक है, तो अब इसके अंदर मेन चीज़, अब इसको क्या परिभाषा क्या देंगे भाई, पारितंत्र में विभिन्न, मतलब विभिन्न स्तर या फिर सारे स्तर का, विभिन्न जातियों का अनुदैर्ध्य या वितरण या स्तर के रूप में वितरण होता है। भाई स्तर होते हैं, कई प्रकार के स्तर होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, स्तर को स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। समझ में आ गई बात, स्ट्रेटिफिकेशन किसे कहते हैं। ठीक है, अब जो स्त्रीकरण है, स्त्रीकरण, इसकी मेन बात लिख लेना भाई। स्त्रीकरण का मतलब, स्त्रीकरण जो होता है वो जैव विविधता का क्या होता है, सूचकांक होता है। कैसे भाई, सूचकांक कैसे, देखो इसके अंदर तीनों स्तर पाए जा रहे हैं। इसके अंदर ग्रास भी है, सरब्स भी है, और ट्रीज भी है। यानी कि इसके अंदर देखो, प्लांट किंगडम के अंदर हमने देखा कि इसके अंदर तीनों स्तर हैं, प्लांट की तीनों प्रजातियाँ हैं। देखो, ग्रास भी है, सरब्स भी है, और ट्रीज भी है। तो ये क्या हुआ, ये जैव विविधता है कि नहीं इनमें, ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, ये उससे भी बड़े हैं, तो इनमें क्या पाई जा रही है, जैव विविधता पाई जा रही है। तो ये किसका सूचकांक हो गया, स्त्रीकरण जैव विविधता को दर्शाता है, इसलिए जैव विविधता का सूचकांक है। अब हम बात करते हैं बेटा क्रियात्मक लक्षण की, यानी कि ये क्रिया क्या करते हैं, वातावरण के साथ किस तरह से जुड़े रहते हैं, किस तरह से ये वातावरण के साथ क्रिया करते हैं। तो अब हम क्रियाओं की बात करें, सबसे पहले बात करते हैं उत्पादकता की, ऊर्जा प्रवाह, अपघटन और पोषण चक्रण की। अगर हम बात करूं तो पोषण चक्रण, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी की सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की। तो देखो आओ,
सबसे पहले बात करते हैं इस लक्षण की, यानी कि उत्पादकता की बात कर लेते हैं। उत्पादकता, अगर मैं उत्पादकता की बात करूं यानी प्रोडक्टिविटी की बात करूं, प्रोडक्टिविटी, अब इस प्रोडक्टिविटी के अंदर हम कौन से प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं सर? उत्पादकता तो बोल दिया कि उत्पादकता, कौन से प्रोडक्ट की बात करें भाई? हम बायोमास यानी कार्बनिक पदार्थों का बात करेंगे। कितना कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं, यानी कोई भी इकोसिस्टम कितना कार्बनिक पदार्थ बना रहा है, कितना बायोमास बना रहा है। हम किसके संदर्भ में पढ़ रहे हैं बेटा? बायोमास या कार्बनिक पदार्थ के संदर्भ में किसको ज्ञात करते हैं? हम उत्पादकता को बताते हैं। ठीक है, जो जितना अच्छा कार्बनिक पदार्थ बनाएगा, जितना अच्छा मतलब बायोमास बनाएगा, बायोमास का मतलब कार्बनिक पदार्थ ही होता है। ठीक है, तो वो उतना ही अच्छा इकोसिस्टम कहलाता है। आओ लिख देता हूं मैं इसमें पहला लक्षण। देखो, कार्बनिक पदार्थ या बायोमास, जिसे हम जैव भार भी कहते हैं, बायोमास संश्लेषण की दर क्या कहलाती है बेटा? उत्पादकता, यानी प्रोडक्टिविटी कहलाती है, उत्पादकता कहलाती है। यानी कि कोई भी इकोसिस्टम, ठीक है, एक साल में कितना बायोमास बनाती है, कितना कार्बनिक पदार्थ बनाती है, वो उसका क्या हो गया बेटा? उत्पादकता होगी। और जितना जितना ज़्यादा बनाएगा उतना ही अच्छा उत्पादक होगा वो इकोसिस्टम। ठीक है, तो इसको मापते किस में भी? इसकी इकाई क्या होती है सर? तो हमने किसको लिया भाई? बायोमास, कार्बनिक पदार्थ लिया। अब या कार्बनिक पदार्थ को तोल लो, या फिर इससे हमें एनर्जी कितनी मिलेगी, या इससे हमें एनर्जी कितनी मिलेगी। तो हम एक तो इसे ग्राम में मापते हैं और एक इसे किलो कैलोरी में माप लेते हैं। 2 यूनिट लेते हैं, 1 ग्राम और 1 किलो कैलोरी। चलो ठीक है सर। अब पूरे वर्ल्ड के अंदर तो बहुत सारे इकोसिस्टम हो गए, है ना? तो किसी स्थान विशेष पर, ठीक है, प्रति क्षेत्रफल प्रति वर्ष निकालते हैं। आज तक तो पता नहीं कितना बायोमास बना है, कितना कार्बन पदार्थ बना है, लेकिन हम क्या निकालते हैं? प्रति वर्ष कितना बना है वो निकालते हैं। तो हम क्या लेते हैं? मीटर -2, ठीक है, ईयर -1, मीटर -2 ईयर -1, यानी कि प्रति क्षेत्रफल प्रति वर्ष। इसका मतलब क्या हो गया? ग्राम या किलो कैलोरी प्रति क्षेत्रफल और प्रति वर्ष कितना बायोमास बनाएगा या फिर कितना किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज करेगा या बनाएगा। ठीक है, तो अब हम उत्पादकता के नेक्स्ट स्तर पर पहुंच रहे हैं। तो अब देखो, उत्पादकता 2 प्रकार की होती है बेटा, प्राथमिक उत्पादकता और द्वितीयक उत्पादकता। प्राथमिक यानी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और द्वितीय मतलब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। हाँ, तो अब हम बात कर लेते हैं बेटा उत्पादकता की। तो उत्पादकता है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है बेटा प्राथमिक उत्पादकता, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और एक होती है बेटा हमारे पास द्वितीयक उत्पादकता, यानी कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ये प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो, प्राइमरी को मैं क्या बोलूँगा? पीपी बोलूँगा। क्या बोल दूंगा? पीपी। और सेकेंडरी को मैं क्या बोलूँगा? एसपी। क्या बोलूँगा? एसपी, यानी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, प्राइमरी का मतलब हो गया कि उत्पादक प्रोड्यूसर के स्तर पर जो बायोमास बनता है, कार्बनिक पदार्थ जो बनता है, संश्लेषण की जो दर होती है, उसे क्या कहते हैं हम? प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। द्वितीयक उत्पादकता का मतलब ये हो गया कि जो हमारे स्तर पर यानी कि उपभोक्ता के स्तर पर जो कार्बन का बायोमास का संश्लेषण की दर को क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं भाई? द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। दोबारा समझ लो, दोबारा बता देता हूँ। प्राथमिक उत्पादकता यानी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब उत्पादक। कौन? उत्पादक। जैसे कि प्लांट ये जितना कार्बनिक पदार्थ बनाएगा या फिर बायोमास बनाएगा, ठीक है, उसकी दर जो होगी उसे कहेंगे हम प्राथमिक उत्पादकता कहेंगे।
द्वितीयक उत्पादकता का मतलब जैसे कि मैंने दूध पी लिया, जैसे मैंने कुछ खाया पिया, उससे मेरे शरीर के अंदर क्या प्रोटीन का संश्लेषण हुआ, यानी कि मेरे बॉडी के अंदर नए बायोमास का संश्लेषण हो रहा है। यानी मैं कौन हूँ? उपभोक्ता हूँ, उपभोग कर रहा हूँ। तो उपभोक्ता के स्तर पर जब बायोमास का नए बायोमास का क्या होता है, संश्लेषण होता है, तो उसकी दर को हम क्या कह देते हैं बेटा? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कह देते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे प्राइमरी के अंदर कि उत्पादक के स्तर पर, उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर के स्तर पर कार्बनिक पदार्थ का संश्लेषण, कार्बनिक पदार्थ के संश्लेषण की दर क्या कहलाएगी बेटा? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगी। ठीक है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का मतलब हो गया उपभोक्ता के स्तर पर, उपभोक्ता के स्तर, यानी कि उपभोक्ता का मतलब क्या हो गया? कंज्यूमर, जो कि कंज्यूम कर रहे हैं। तो कंज्यूमर के स्तर पर नए बायोमास यानी कि कार्बनिक पदार्थ के संश्लेषण की दर, क्या कहलाएगी बेटा? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगी। अब जो प्राथमिक उत्पादकता होता है यानी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो दो प्रकार की होती है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितने प्रकार की होती है बेटा? दो प्रकार की होती है। तो पहला टाइप होता है जीपीपी, एक टाइप होता है इसका जीपीपी, और एक टाइप होता है इसका एनपीपी। क्या होता है? एनपीपी। ठीक है। इसे बोलते हैं शुद्ध। ये कैसा है भाई? शुद्ध है। ये कैसा है? सकल है। क्या है? सकल है। इसका पूरा नाम बोलें तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या बोलेंगे इसे? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसे बोलेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। अब क्या होता है बेटा? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? उत्पादक जो होता है यानी कि जो प्रोड्यूसर जो होता है के स्तर पर, प्रोड्यूसर के स्तर पर कुल कार्बनिक पदार्थ या बायोमास कितना बना, उसे क्या कहते हैं बेटा? हम उसे कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा? उत्पादक के स्तर पर कुल कार्बनिक पदार्थ या बायोमास के संश्लेषण की दर या भार जितना बना वो क्या होगी? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी बेटा? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो जाएगी, अभी बताता हूँ। देखो, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस आर बराबर क्या होती है? एनपीपी होती है। बराबर क्या होती है? एनपीपी। यानी कि अगर किसी प्लांट ने मान लो कि 100 ग्राम बायोमास बनाया, कितना बनाया? 100 ग्राम का बायोमास बनाया, उसमें से 10 ग्राम को तो उसने यूज कर लिया, हमारे लिए जितना बचता है वो होती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी कि शुद्ध जो हमारे लिए बची। भाई 10 तो उसने यूज ही कर लिया ना, टोटल कितना बनाया? 100। यानी कि वो काल्पनिक मतलब बना कितना रहा है? 100 बना रहा है। वो बना कितना रहा है? 100 बना रहा है। यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी होगी उसकी? 100 हो गई। 100 में से उसने 10 तो अपने श्वसन में, उपापचय में खर्च कर दी, अपने श्वसन और उपापचय में खर्च कर दी 10 को। तो पीछे जो बचेगा बायोमास यानी कि 90 बचा, वो क्या होगा? वो हमारे लिए अवेलेबल होगा। उसे कहते हैं एनपीपी यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ये क्या होगी? श्वसन उपापचय में खर्च, उपापचय में खर्च हो जाती है। तो हम क्या लिखेंगे भाई? उपापचय या श्वसन के पश्चात बचा हुआ कार्बनिक पदार्थ क्या कहलाएगा बेटा? बचा हुआ कार्बनिक पदार्थ
क्या होगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी समझ में आ गया क्या होगी भाई। देखो जीपीपी यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से अगर आप उसकी श्वसन की दर को घटा दो, यानी वो श्वसन में कितना यूज़ कर रहा है, वो उपापचय में कितना यूज़ कर रहा है, उसे हम अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगी बेटा, एनपीपी बचेगी, यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो कि हमारे लिए अवेलेबल है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, अब जब मैंने एनपीपी बचा हुआ कार्बनिक पदार्थ था उसे मैंने क्या किया, ग्रहण कर लिया। अब उसे ग्रहण करने के बाद मेरे शरीर ने एक नया बायोमास या एक नया कार्बनिक पदार्थ बनाया, उसकी संश्लेषण की दर क्या कहलाएगी बेटा, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगी। तो आप ये लिख सकते हो नोट में, आप नोट लगा कर लिख सकते हो कि यह एनपीपी ही उपभोक्ता, यानी कि उपभोक्ता का मतलब क्या हो गया, कंज्यूमर के लिए उपलब्ध होगी, ठीक है। और इसी को यूज़ कर वो क्या नया बायोमास बना रहा है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हो जाएगी, वो नया कार्बनिक पदार्थ बना रहा है यानी सेकेंडरी हो जाएगी। अब हम भाई कुछ और प्रकार डिस्कस कर लेते हैं, लिखाऊंगा नहीं, बता देता हूँ, ठीक है। ये उत्पादकता निर्भर किन कारणों पर निर्भर करेगी, तो ये जो उत्पादकता जो मैंने बोला, उत्पादकता ये पादप जाति के प्रकार पर निर्भर करेगी। इसको अब कारक जिन पर उत्पादकता निर्भर करती है, कौन कौन से होंगे, पहला पादप जाति कौन सी, उस पर निर्भर करेगी। दूसरा पादप की प्रकाश संश्लेषण कुशलता पर, पादप प्रकाश कुशलता संश्लेषण कुशलता पर निर्भर करेगी। और भाई और ये निर्भर करेगी कि वातावरण के अजैविक घटकों पर, किस पर करेगी, वातावरण के अजैविक घटकों पर। और ये किस पर निर्भर करेगी भाई, पोषण तत्वों पर, किस पर, पोषण तत्वों पर निर्भर करेगी। और बस ये 4 फैक्टर हैं जो कि उत्पादकता को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। यानी पादप जाति किस प्रकार की है, एक तो उस पर डिपेंड करेगी। दूसरा पादप प्रकाश संश्लेषण में कितना कुशल है, उसके अंदर कितनी कुशलता है, वो प्रकाश संश्लेषण कितना कर रहा है, उस पर डिपेंड करेगी। जैसे कि हमारे पास जो C4 जो पादप होते हैं, C4 पादप की प्रकाश संश्लेषण की कुशलता ज़्यादा होती है, किससे, C3 से। C4 पादप जो हैं वो ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण करते हैं, किसकी तुलना में, C3 की तुलना में, तो ये ज़्यादा बायोमास बनाएंगे, यानी इनकी उत्पादकता ज़्यादा होगी। वातावरण के अजैविक घटकों पर, ठीक है, वातावरण में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन पर निर्भर करेगी, यानी जो वातावरण के अजैविक घटक हैं उन पर निर्भर करेगी। और पोषण तत्वों पर जैसे कि नाइट्रोजन वगैरह पर निर्भर करेगी, ठीक है। अब प्रकाश संश्लेषण जो है, अब देखो अजैविक घटक, तो अजैविक घटक के अंदर अगर मैं बात करूँ, ओशियंस जो हैं, ओशियंस के अंदर क्या होता है, ओशियंस के अंदर क्या नहीं होता भाई, प्रकाश सीमा कारक होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश कम पहुँचता है। प्रकाश क्या होता है, सीमा कारक होता है, ठीक है, सीमा कारक होता है। दूसरा पोषण तत्वों की अगर मैं बात करूँ तो भाई नाइट्रोजन सीमा कारक होता है, सीमा कारक होता है, मतलब कि कम, जहाँ पर जो कम होता है वही सीमा कारक होगा ना। यानी कि जलीय पारितंत्र में, किसमें, जलीय पारितंत्र के अंदर नाइट्रोजन की उपस्थिति कम है, तो वो क्या हो गया, सीमा कारक हो गया। अब जो है अधिक उत्पादकता वाले पारितंत्र कौन से होते हैं और कम उत्पादकता वाले पारितंत्र कौन से होते हैं, उनके एग्जाम्पल की बात कर लेता हूँ। तो अधिक उत्पादकता वाले पारितंत्र कौन है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो गए, यानी उष्णकटिबंधीय वन हो गए। और अधिक उत्पादकता वाले और कौन है भी, हमारे शुगर कैंस फील्ड हो गए, यानी कि गन्ने के खेत हो गए। और कम उत्पादकता वालों की अगर मैं बात करूँ तो कम उत्पादकता कहाँ देखी जाएगी, डेजर्ट्स के अंदर देखी जाएगी, यानी मरुस्थल के अंदर देखी जाएगी, और ओशियंस के अंदर देखी जाएगी, क्योंकि ओशियंस के अंदर प्रकाश सीमा कारक है भाई, प्रकाश कम है वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या उत्पादकता भी कम होगी। और डेजर्ट के अंदर, मरुस्थलीय प्रदेशों के अंदर भी क्या होगी, उत्पादकता कम होगी। हमें पता है मरुस्थल के अंदर तो वैसे ही दान कम होता है, तो उत्पादकता कम होती है, ठीक है। दूसरा अधिक उत्पादकता वाले पारितंत्र कौन है, कौन कौन होंगे भाई, उष्णकटिबंधीय वन, यानी कि उष्णकटिबंधीय वन, यानी कि
ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। कौन होंगे भाई? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होंगे। और शुगर कैन्स फील्ड यानी कि गन्ने के जो खेत होते हैं वहाँ, उसमें तो भाई 3 जन का सरकरा ही सरकरा होता है। कितना सरकरा होता है उसके अंदर, तो उसकी उत्पादकता क्या है? ज़्यादा है, अधिक उत्पादकता वाले फॉरेस्ट हैं। ठीक है, बाकी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे बेटा। आगे हम डिस्कस करेंगे सेकंड कैरेक्टर, दूसरा क्रियात्मक लक्षण को हम अध्ययन करने वाले हैं। दूसरा क्रियात्मक लक्षण कौन सा है बेटा हमारे पास? हाँ, ऊर्जा फ्लो। ऊर्जा फ्लो के अंदर हम बात करेंगे भाई पोषण जो है वो किस तरह से मतलब जैसे उत्पादक हो गया, उत्पादक से आगे कौन यूज़ करेगा? उसे उपभोक्ता करेगा, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय तृतीय उपभोक्ता के बारे में बात करेंगे। और एनर्जी फ्लो यानी कि ऊर्जा किस तरह से स्थानांतरण होती है, एक से अगले पोषक स्तर पर ऊर्जा किस तरह से स्थानांतरित होती है, इसका हम अध्ययन किस लेक्चर करेंगे? अगले लेक्चर के अंदर करेंगे। हम अपघटन को पढ़ेंगे कि अपघटन क्या होता है, अपघटन का मतलब क्या होता है। फिर हम पोषण चक्रण की बात करेंगे जिसके अंदर हम नाइट्रोजन चक्रण, ठीक है, नाइट्रोजन का चक्रण, कार्बन, हाइड्रोजन, इनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।